बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज जीआईटी फिजियोलॉजी। जीआईटी फिजियोलॉजी के अंदर सबसे हम पहले पढ़ते हैं कि जो स्वॉलिंग फेज़ होता है, स्वॉलिंग के अंदर जो फेरेंजियल फेज़ होता है उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स एडक्ट कर जाते हैं। वोकल कॉर्ड्स आपस में एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेट हो जाते हैं जब स्वॉलिंग होती है, और साथ जो लेरिंग्स होता है ना वो भी अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर जाता है, या लेरिंग्स की एंटीरियर मूवमेंट हो जाती है, अपवर्ड और एंटीरियर मूवमेंट हो जाती है। और जो फेरेंजियल फेज़ होता है स्वॉलिंग का, उसके अंदर जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो एडक्ट कर जाते हैं, आपस में अप्रॉक्सीमेट कर जाते हैं। लेकिन जो वोकल कॉर्ड्स की एडक्शन है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू द लिरिक्स जो है वो अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। कोलिसिस्टोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि कैल्शियम के लेवल्स को भी ज़्यादा कर देता है और साथ पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को भी ज़्यादा करता है। अब जो सिक्रेटिन हार्मोन था वो भी पैंक्रियाज के सिक्रीशन को ज़्यादा कर रहा था, लेकिन जो कोलिसिस्टोकाइनिन होता है वो कैल्शियम के लेवल्स को भी ज़्यादा करता है और साथ पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस को भी ज़्यादा करता है। जो कोलिसिस्टोकाइनिन होता है ये फैट रिच फूड की डाइजेशन कराता है। ये फैट रिच मील जब आप लेते हो तो उसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कोलिसिस्टोकाइनिन कराता है। कोलिसिस्टोकाइनिन ड्यूडेनम और जेजुनम के आई सेल से सिक्रीट होता है और इसका स्टिमुलस होता है जब स्मॉल पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड या फैटी एसिड्स आपके स्टमक के अंदर आएंगे। कोलिसिस्टोकाइनिन सोमैटोस्टैटिन से इनहिबिट हो जाते हैं। गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को डिले करता है और ये कैल्शियम को सार्कोप्लाज्म से रिलीज करा के कैल्शियम के लेवल्स को ज़्यादा कर देता है IP3 मैकेनिज्म के थ्रू। एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सिक्रीशन ज़्यादा कर देता है। इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी को ज़्यादा करता है। गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को डिले करता है और गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन के लिए पोटेंट स्टिमुलस होता है। गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को डिले कर देता है जब फैटी मील आती है। फैटी मील जब आप लेते हो तो उसके बाद आपकी गैस्ट्रिक एम्पेटिंग डिले हो जाती है कोलिसिस्टोकाइनिन की वजह से। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने रात में जो जंक फूड खाया होगा, फैटी मील ली होगी और उसके बाद अगर उसको एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस होती है पूरी रात, तो वो भी कोलिसिस्टोकाइनिन की वजह से होती है, क्योंकि जो कोलिसिस्टोकाइनिन होता है वो गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को डिले कर देता है, जो है फैटी मील के रिस्पॉन्स पे गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को डिले कर देता है। ये फैट की एब्जॉर्प्शन कराता है, फैट की डाइजेशन कराता है, कैल्शियम के लेवल्स को ज़्यादा कर देता है सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से। सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम की रिलीज़ कराता है, कैल्शियम के लेवल्स को ज़्यादा कर देता है। एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस को ज़्यादा कर देता है। अब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना पैंक्रियाज को, उसमें सीरस सेल्स होते हैं और एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस को ज़्यादा करता है। इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी को ज़्यादा करता है। पोटेंट स्टिमुलस होता है गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को ज़्यादा करा रहा है, फैट की डाइजेशन कराता है, फैट की एब्जॉर्प्शन कराता है, स्टमक की डिलेड एम्पेटिंग करता है, गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को डिले कर देता है, गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को इनहिबिट करता है। और फैटी मील खाने के बाद जो ब्लॉटिंग होती है ना वो भी कोलिसिस्टोकाइनिन की वजह से होती है। फैटी मील खाने के बाद जो ब्लॉटिंग होती है वो भी कोलिसिस्टोकाइनिन की वजह से होती है। गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को डिले कर देता है और कोलिसिस्टोकाइनिन आई सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम और जेजुनम से प्रोड्यूस होता है। ये इसका स्टिमुलस जो होता है वो स्मॉल पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स होते हैं। सोमैटोस्टैटिन से ये इनहिबिट हो जाता है। कोलिसिस्टोकाइनिन जो होता है फैट रिच मील की एब्जॉर्प्शन कराता है और डाइजेशन कराता है। फैट रिच मील की एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन कराएगा। अब नेक्स्ट MCQ दिया हुआ है कि जो गैस्ट्रिक फंडस होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रेट करती है। जो गैस्ट्रिक फंडस होती है उसके अंदर पैराइटल सेल्स होते हैं। जो पैराइटल सेल्स होते हैं वो फंडस के अंदर और बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और पैराइटल सेल्स का काम होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करते हैं और साथ इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रेट करते हैं। जो इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट होता है ना ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन कराता है, और इसी वजह से जब आप गैस्ट्रेक्टमी करते हो तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, क्योंकि जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो पैराइटल सेल से सिक्रीट हो रहा होता है। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना जो पैराइटल सेल से सिक्रीट होता है और ये गैस्ट्रिक फंडस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करके आपकी प्रोटीन्स की डाइजेशन कराते हैं। अब जो पैराइटल सेल्स थे वो फंडस और बॉडी के अंदर होते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रेट करते हैं। जो चीफ सेल्स होते हैं वो पेप्सिनोजन को सिक्रेट करते हैं, और जो जी सेल्स होते हैं वो गैस्ट्रिन को सिक्रेट करते हैं, और जो म्यूकस सेल्स होते हैं वो एंट्रम के अंदर होते हैं और म्यूकस और पेप्सिनोजन को सिक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिन भी एंट्रम से रिलीज होता है, और जो म्यूकस और पेप्सिनोजन होते हैं म्यूकस सेल्स से सिक्रेट हो रहे हैं वो भी एंट्रम में रिलीज हो रहे होंगे। लेकिन फंडस और बॉडी के अंदर चीफ सेल्स होते हैं और पैराइटल सेल्स होते हैं। चीफ सेल्स ने पेप्सिनोजन को सिक्रेट करना होता है और पैराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रेट करते हैं। वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन और गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज कर देता है। वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि इसने स्टमक को भी रिलैक्स करना है, इसने गाल ब्लैडर को भी रिलैक्स करना है, इसने इंटेस्टाइन्स को भी रिलैक्स करना है, इसने इसोफेगस को भी रिलैक्स करना है। तो ये क्या करता है, आपका जो इसोफेगस का जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है उसको ओपन कर देता है, इसोफेगस को रिलैक्स करता है। ये इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी को भी इफेक्ट करता है, स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देगा, गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है। लेकिन जो वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड होते हैं ना स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा की सिक्रीशन कराता है। स्लाइवा की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड से, और ये स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन कराता है,
गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कराता है और जो हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है उसको रिलैक्स कर देता है। स्टमक को भी रिलैक्स करेगा, इसोफेगस को भी रिलैक्स करेगा, गाल ब्लैडर को भी रिलैक्स करेगा और इंटेस्टाइन्स को भी रिलैक्स करता है। इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को अफेक्ट करता है और स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाती है, गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाती है। गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन जो ज़्यादा करा रहा था दैट इज़ कोलेसिस्टोकाइनिन और स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन को कम कराता है, गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को कम कराता है दैट इज़ वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। जो VIP होता है ये स्लाइवा की सिक्रेशन कराता है और स्लाइवा की सिक्रेशन जो होती है वो VIP से होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स की सिक्रेशन VIP से होती है। उसके बाद दिया हुआ कौन सा हार्मोन है जो कि डिले करता है गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को डिले कर देता है और फैटी मील के बाद ब्लॉटिंग भी जो होती है फैटी मील खाने के बाद वो भी कोलेसिस्टोकाइनिन की वजह से होती है। कोलेसिस्टोकाइनिन आई सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम और जेजुनम से रिलीज हो रहा था। जब फैट रिच मील की जो एब्जॉर्प्शन होती है, डाइजेशन होती है, वो कोलेसिस्टोकाइनिन की वजह से होती है। सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट कर देता है कोलेसिस्टोकाइनिन को और ये एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिस की भी सिक्रीशन ज़्यादा कराता है, कैल्शियम लेवल्स को भी ज़्यादा कर देता है और ये फैट की एब्जॉर्प्शन कराता है, फैट की डाइजेशन कराता है, स्टमक की एम्पेटिंग को डिले कर देता है इन रिस्पॉन्स टू फैटी मील और ये पोटेंट स्टिमुलस होता है, गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी को भी ज़्यादा करता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जो साथ यहाँ पे बाकी ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है ना वो स्टमक की एम्पेटिंग को इंक्रीज करता है। ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन स्टमक की एम्पेटिंग को ज़्यादा करता है। जी से गैस्ट्रिन, जी से गैस्ट्रिक एम्पेटिंग। तो गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो एक तो जी सेल से सिक्रीट होता है जो एंट्रम के अंदर होते हैं और ये स्टमक की एम्पेटिंग को ज़्यादा कर देता है और जो कोलेसिस्टोकाइनिन था वो स्टमक की एम्पेटिंग को इनहिबिट कर रहा था। इसका मतलब है कि जो गैस्ट्रिन को इनहिबिट करते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन गैस्ट्रिन की काम को इनहिबिट करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को इनहिबिट करेगा और गैस्ट्रिन जो होता है वो गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को ज़्यादा करता है। जो सोडियम बाइल एसिड्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनका जो ट्रांसपोर्टर होता है वो इलियम के अंदर होता है। सोडियम बाइल एसिड्स का ट्रांसपोर्टर इलियम में प्रेजेंट होता है, सोडियम बाइल एसिड्स का ट्रांसपोर्टर इलियम में प्रेजेंट होता है। रिफ्लेक्स जो डेफिकेशन के लिए होते हैं ना वो रेक्टो एनल रिफ्लेक्स होता है। बेबीज़ के अंदर या इन्फेंट्स के अंदर जो रेफिकेशन का रिफ्लेक्स होता है वो गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स होता है और जो डेफिकेशन होती है ना वो इनिशिएट होती है जब मैस मूवमेंट होती है और ये सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक होती है। जो डेफिकेशन होती है ना, एक तो याद रखनी है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा डेफिकेशन कराता है, सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक होती है और ये मैस मूवमेंट की वजह से इनिशिएट होती है। डेफिकेशन रिफ्लेक्स होता है वो रेक्टो एनल होता है और जो डेफिकेशन रिफ्लेक्स बेबीज़ के अंदर होता है ना वो गैस्ट्रोकॉलिक होता है। गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स होता है बेबीज़ के अंदर और रेक्टो एनल रिफ्लेक्स होता है एडल्ट्स के अंदर डेफिकेशन का। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन होती है गैस्ट्रिक पैराइटल सेल से, वो क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि वो पेप्सिनोजेन को पैप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अब जो पैराइटल सेल्स होते हैं ना गैस्ट्रिक फंडस के अंदर और बॉडी के अंदर, ठीक है, फंडस के अंदर और बॉडी के अंदर, फंडस होता है स्टमक के अंदर और बॉडी के अंदर पैराइटल सेल्स होते हैं। ठीक है, पैराइटल सेल्स ने क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट कराना होता है और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं ये पेप्सिनोजेन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। एंजाइम्स जो कि स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होती है वो आयरन की यूटिलाइजेशन नहीं होने देती है बैक्टीरिया से, दैट इज लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन एक ऐसी एंजाइम है जो आपके स्लाइवा में प्रेजेंट होगी और वो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती है बैक्टीरिया से। ऑरल ग्लूकोज लोड ज़्यादा हो जाता है गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल पेप्टाइड से। GIP जो होता है ना वो आपके के सेल से सिक्रीट होता है ड्यूडेनम और जेजुनम के और एक ग्लूकोज लोड को ज़्यादा कर देता है। ग्लूकोज लोड को G से ग्लूकोज एंड G से गैस्ट्रिन, GIP। ठीक है, GIP ने क्या करना है, ग्लूकोज लोड को ज़्यादा कर देना होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है स्लाइवा की? स्लाइवा जो होता है ना वो हाइपोटोनिक होता है एज कम्पेयर टू द प्लाज्मा। स्लाइवा एक तो जो वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड था वो स्लाइवा की सिक्रीशन करा रहा था, ये स्लाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन को ज़्यादा कर देता है जो VIP होता है। और जो स्लाइवा होता है ना इसमें ग्लूकोज लोड जो है वो जो स्लाइवा होता है वो हाइपोटोनिक होता है एज कम्पेयर टू द प्लाज्मा। प्लाज्मा जैसे जो इसकी टोनिसिटी होती है वो कम होती है स्लाइवा की। उसके बाद एक पेशेंट था, उसको पैंक्रियाटाइटिस था, उसको एपिगैस्ट्रियम के अंदर पेन हो रहा था। जब हमने हिस्टोलॉजी की तो पैंक्रियाज के अंदर ऐसे कौन से सेल्स होते हैं जो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते हैं? पैंक्रियाज के अंदर म्यूकस सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। पैंक्रियाज के अंदर अल्फा सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं ग्लूकागोन को, बीटा सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं इंसुलिन को और जो डेल्टा सेल्स होते हैं या D सेल्स होते हैं वो सोमैटोस्टैटिन को सिक्रीट करते हैं और जो सोमैटोस्टैटिन थी वो इनहिबिट करी थी कोलेसिस्टोकाइनिन को। अब जो अल्फा सेल्स हैं उन्होंने ग्लूकागोन को सिक्रीट करना है, जो बीटा सेल्स हैं उन्होंने इंसुलिन को सिक्रीट करना है और जो डेल्टा सेल्स D सेल्स होते हैं वो सोमैटोस्टैटिन को सिक्रीट करते हैं और म्यूकस सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और पैंक्रियाज के अंदर सीरस सेल्स भी होते हैं जो कि एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाज को मेंटेन करते हैं। अब पैंक्रियाज के अंदर अल्फा सेल्स भी होते हैं, बीटा सेल्स भी होते हैं, डेल्टा सेल्स होते हैं और हमारे पास सीरियस सेल्स होते हैं, लेकिन कोई भी म्यूकस सेल्स पैंक्रियाज के अंदर नहीं होते हैं। म्यूकस सेल्स स्टमक के अंदर थे जो कि एंट्रम के अंदर प्रेजेंट थे और म्यूकस को और पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करा रहे थे। तो म्यूकस सेल्स स्टमक के अंदर होते हैं लेकिन पैंक्रियाज के अंदर नहीं होते हैं। और
उसके बाद एक पेशेंट है वो ड्राई फ्रूट्स खा रहा था तो स्लाइवा बिकम सीरियस। अगर ड्राई फ्रूट्स खाओगे तो स्लाइवा जो होता है वो सीरियस हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स खाने से क्या होता है कि स्लाइवा जो होता है ना वो सीरियस हो जाता है। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन जो होती है ना वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है लिवर डिजीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर। जब हम टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन का साइड इफेक्ट ये होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया कराती है, कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये ज़्यादा कर देती है टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आप ऑरली नहीं ले रहे हो बल्कि IV फ्लूइड्स के थ्रू ले रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है और ये अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर, लिवर डिजीज़ के अंदर या फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट्स के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। आपने लिवर डिजीज़ वाले पेशेंट्स को या अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट या डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट्स को नहीं देनी होती है। उसके बाद स्टमक एसिड जो है डिक्रीज़ कर जाता है। जब स्टमक एसिड नहीं होगा तो प्रोटीन्स की डाइजेशन नहीं होगी। हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है और प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा ना तो प्रोटीन्स की डाइजेशन जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा तो प्रोटीन्स की डाइजेशन जो एबनॉर्मल हो जाएगी। अब जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के अंदर इन द कॉम्बिनेशन विद एल्बुमिन। एल्बुमिन हमारी एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है जिसके थ्रू हमारी जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के ट्रांसपोर्ट के लिए एल्बुमिन प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड के अंदर। लिवर की रीजनरेशन जो होती है ना उसमें अगर हेपेटेक्टमी होगी है तो लिवर की रीजनरेशन में 7 से 10 दिन लगते हैं, तो मैक्सिमम 10 डेज लगते हैं लिवर को रीजनरेट होने में। लिवर हमने पढ़े थे कि जो है ना वो लेबाइल सेल्स होते हैं कि जब आप लिवर रिसेक्ट करते हो तो उसके बाद वो रीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो सिक्रीट होता है फंडस ऑफ द स्टमक से। हमने पहले भी पढ़ा था कि फंडस ऑफ द स्टमक के अंदर पेराइटल सेल्स होते हैं और पेराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं। फिर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो पेप्सिन, जिनको पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करा के प्रोटीन्स के डाइजेशन कराता है। और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा तो प्रोटीन्स की डाइजेशन एबनॉर्मल हो जाएगी। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी ज़्यादा हो जाती है कोलेसिस्टोकाइनिन की वजह से। हमने पहले भी पढ़ा कि जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है वो डिले करता है गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को, पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस को ज़्यादा कर देता है, एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस को, कैल्शियम के लेवल्स को ज़्यादा करता है। एक्सोक्राइन सार्कोप्लास्ट में कैल्शियम की रिलीज़ कराता है और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को भी ज़्यादा कर देता है। जब हम ड्यूडेनम का सर्जिकल रिमूवल करते हैं तो गैस्ट्रिक एम्पेटिंग ज़्यादा हो जाती है। ड्यूडेनम के सर्जिकल रिमूवल से गैस्ट्रिक एम्पेटिंग ज़्यादा हो जाती है। सोडियम जो होती है ना वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होती है कॉलोन के अंदर। सोडियम हमारा एक्टिवली एब्जॉर्ब मतलब एनर्जी के साथ एब्जॉर्ब होगा, एक्टिवली एब्जॉर्ब होगा कॉलोन से। अब मेन एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं कि जो आयरन और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है वो ड्यूडेनम से होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है। वाटर इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादातर जेजुनम से एब्जॉर्ब होते हैं और जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होती है ना एल्डोस्टेरोन इंडिपेंडेंट जो होती है वाटर की एब्जॉर्प्शन वो भी जेजुनम के अंदर होती है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स भी जेजुनम के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं वो कॉलोन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। और वाटर की और सोडियम की एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होती है वो कॉलोन के अंदर होती है। अगर तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात है ना, एक्टिवली एब्जॉर्ब हो रहा है सोडियम और वाटर कॉलोन से। स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा सोडियम और क्लोराइड दोनों एब्जॉर्ब होते हैं, पोटाशियम एब्जॉर्ब होता है और वाटर 80% जो वाटर एब्जॉर्ब होता है ना वो जेजुनम से एब्जॉर्ब होता है। 80% वाटर जेजुनम से एब्जॉर्ब होता है। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन A, D, E, N, K जो लिपिड्स के साथ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होते हैं। फॉलेट, कैल्शियम ये भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। जो आयरन होता है ना वो प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम से एब्जॉर्ब होता है और हमने पढ़ा कैल्शियम भी प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम से एब्जॉर्ब होता है। और जो आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है ना वो फेरस फॉर्म के अंदर होती है। आयरन एब्जॉर्ब जो होता है ना वो फेरस फॉर्म के अंदर होता है। विटामिन B12 जो होता है वो टर्मिनल इलियम से एब्जॉर्ब होता है और टर्मिनल इलियम की डिसेक्शन की वजह से इसलिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो भी इलियम से एब्जॉर्ब होते हैं। तो जो हमने पढ़ा था कि जो सोडियम बाइल एसिड ट्रांसपोर्टर था वो भी इलियम में था। अब जो आयरन और कैल्शियम है वो ड्यूडेनम से एब्जॉर्ब होते हैं। कैल्शियम भी क्या करता है ड्यूडेनम से एब्जॉर्ब होता है। कैल्शियम ड्यूडेनम से एब्जॉर्ब होता है। जो मैक्सिमम वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो जेजुनम से एब्जॉर्ब होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा कि जो 80% वाटर होता है वो आपका जेजुनम से एब्जॉर्ब होता है और जो वाटर की एब्जॉर्प्शन जेजुनम से होती है वो पैसिव होती है, ठीक है। पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन होती है, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की जेजुनम से। कॉलन से एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है, एक तो वाटर की भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है और सोडियम क्लोराइड की भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है कॉलन से। पोटाशियम भी एक्टिवली सिक्रीट होता है आपकी कॉलन से और वाटर की 10% एब्जॉर्प्शन होती है कॉलन से और 10% आपका वाटर फीसिस के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जो मैक्सिमम वाटर लॉस या इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है वो भी आपका कॉलन की वजह से होता है और जो मोस्ट फ्लूइड लॉस करता है वो भी कॉलन की वजह से होता है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ दिया हुआ है कि जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम होती है वो सिक्रीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और कन्वर्ट करती है ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन के अंदर। एंटेरोकाइनेज, एंटेरो मीन्स कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज हो रही है एक ऐसी एंजाइम, एंटेरोकाइनेज एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होगी और वो ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। एंटेरोकाइनेज एक ऐसी एंजाइम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होती है और ट्रिप्सिन को ट्रिप्सिनोजिन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। एंटेरोकाइनेज भी कहते हैं इसको, एंटेरोपेप्टाइडेज भी कहते हैं, जो कि ब्रश बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट होती है ड्यूडेनम और जेजुनम की म्यूकोजा के।
आपकी डिडेनम और जेजुनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की डिडेनम और जेजुनम की ऊपर जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट होती है और ये ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक से रिलीज होता है और ये इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। और अगर किसी पेशेंट की गैस्ट्रेक्टमी हो जाती है तो उसके अंदर विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर पैराइटल सेल्स का लॉस हुआ होता है। गैस्ट्रेक्टमी वाले पेशेंट्स के अंदर पैराइटल सेल्स का लॉस हो जाता है जिसकी वजह से विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता है और पेशेंट को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। और इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो स्टमक के अंदर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर होता है और जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक फंडस से रिलीज होता है। पैंक्रियाटिक सिक्रेशन जो होती है वो अमाइनो पेप्टाइडेजेस को प्रोड्यूस नहीं करती हैं। पैंक्रियाटिक सिक्रेशन ट्रिप्सिन को भी, कामेटोट्रिप्सिन को भी, इलास्टेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इन सबको प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन अमाइनो पेप्टाइडेजेस पैंक्रियाज से प्रोड्यूस नहीं होती हैं। गैस्ट्रिक एम्पेटिंग ज़्यादा हो जाती है गैस्ट्रिन की वजह से। गैस्ट्रिन एक ऐसा हार्मोन है जो गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को ज़्यादा कर देता है। गैस्ट्रिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को ज़्यादा कर देता है और जो पैंक्रियाज के अंदर जो है ना वो अमाइनो पेप्टाइडेजेस नहीं होती हैं। पैंक्रियाज के अंदर अमाइनो पेप्टाइडेजेस नहीं होती हैं। अब जो गैस्ट्रिन होता है ना, गैस्ट्रिन हमारी जी सेल से सिक्रेट होता है एंट्रम के अंदर और हमारे स्टमक और डिडेनम के अंदर। स्टमक की एंट्रम के अंदर और डिडेनम के अंदर भी जी सेल्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिन को रिलीज़ कराते हैं। अब जो गैस्ट्रिन होता है ना वो क्या करता है, हमारे पास जी सेल से सिक्रेट होता है और ये गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को ज़्यादा कर देता है। और जी गैस्ट्रिन कब कब रिलीज़ होगा, जब आपके स्टमक के अंदर स्मॉल पेप्टाइड्स आएंगे, अमाइनो एसिड्स में फिनाइल एलेनिन या ट्रिप्टोफैन आते हैं। जब स्टमक डिस्टेंड कर जाता है और GRP रिलीज़ होता है वेगस नर्व के थ्रू और प्रोटीन्स होती हैं पोटेंट स्टिमुलेटर होती हैं जिसकी वजह से गैस्ट्रिन की रिलीज़ होती है। अब जो गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो पोटेंट स्टिमुलस था वो कोलिसिस्टोकाइनिन था और गैस्ट्रिन की रिलीज़ के लिए जो पोटेंट स्टिमुलस होता है वो प्रोटीन्स होती हैं। जब आपके स्टमक के अंदर प्रोटीन्स आती हैं ना तो गैस्ट्रिन रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है जी सेल्स ऑफ द एंट्रम ऑफ द स्टमक से। और जब स्मॉल पेप्टाइड्स आएंगे तो सिक्रीट होगा। जब अमाइनो एसिड में फिनाइल एलेनिन या ट्रिप्टोफैन आते हैं तो गैस्ट्रिन रिलीज़ होता है। स्टमक डिस्टेंड कर जाएगा तो गैस्ट्रिन रिलीज़ होता है और वेगस नर्व से जब GRP रिलीज़ होगा तो गैस्ट्रिन रिलीज़ होता है। गैस्ट्रिन जो होता है वो इनहिबिट हो जाता है जब हाइड्रोजन आयन आपके स्टमक के अंदर आता है। सोमैटोस्टैटिन की वजह से गैस्ट्रिन इनहिबिट हो जाता है और जब pH डिक्रीज करती है तो गैस्ट्रिन इनहिबिट हो जाता है। जब आपके स्टमक की pH कम हो जाएगी ना तो गैस्ट्रिन की इनहिबिशन हो जाती है। मतलब जब आपकी स्टमक की pH कम हो जाएगी मतलब एसिडिक स्टमक हो जाएगा तो गैस्ट्रिन की रिलीज जो होती है वो कम हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। या हाइड्रोजन आयन जब आपके स्टमक के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं तो गैस्ट्रिन इनहिबिट हो जाता है। सोमैटोस्टैटिन गैस्ट्रिन को भी इनहिबिट कर रहा था और सोमैटोस्टैटिन कोलिसिस्टोकाइनिन को भी इनहिबिट कर रहा था। जो क्योंकि गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है ना वो आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन को ज़्यादा करता है। जब हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो नेगेटिव फीडबैक होगा और गैस्ट्रिन की रिलीज होती है वो इनहिबिट हो जाती है। गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है ना वो आपकी स्टमक की मोटिलिटी को भी ज़्यादा करता है और इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी को भी ज़्यादा करता है। गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को ज़्यादा करता है। इसका मेन फंक्शन होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन की सिक्रीशन की स्टिमुलेशन करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है कि पैराइटल सेल से जो है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन भी कराता है और साथ पेप्सिन की भी सिक्रीशन कराता है। इसको स्टिमुलेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की स्टिमुलेशन करता है और पेप्सिन की भी सिक्रीशन कराता है। अल्कोहल या एथेनॉल का कोई इफेक्ट नहीं होता है गैस्ट्रिन के ऊपर। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो मैक्सिमली स्टिमुलेट होती है जब प्रोटीन्स आपके स्टमक के अंदर आती हैं। जब प्रोटीन्स हमारे स्टमक के अंदर आती है ना तो गैस्ट्रिन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। गैस्ट्रिन हार्मोन बेसिकली हमारे एंट्रम के अंदर होता है, गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन कराता है और ये गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को भी ज़्यादा कर देता है। और जब अगर आपके स्टमक के अंदर pH कम हो गई है या हाइड्रोजन आयन ज़्यादा आ गए हैं तो सोमैटोस्टैटिन अगर आ गया तो उससे गैस्ट्रिन के हार्मोन की इनहिबिशन हो जाती है। गैस्ट्रिन ने क्या करना है, आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोजन आयन को ज़्यादा कर देना होता है और ये प्रोटीन्स की डाइजेशन कराता है। और प्रोटीन्स जब स्टमक के अंदर आती हैं तो ये पोटेंट स्टिमुलस होती हैं गैस्ट्रिन के लिए। अब यहाँ पे सारे हार्मोन्स बताए हुए हैं कि जो कोलिसिस्टोकाइनिन था वो आई सेल्स और डिडेनम और जेजुनम से सिक्रीट हो रहा था। इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी को ज़्यादा करता है, गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को इनहिबिट कर रहा था और पैंक्रियाज की सिक्रीशन को भी ज़्यादा कर रहा था। गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन के लिए पोटेंट स्टिमुलस होता है और स्फिंक्टर ऑफ ऑडी की भी कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा करता है। अब जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है जी सेल्स ऑफ द एंट्रम ऑफ द स्टमक से सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को ज़्यादा करता है और ये ग्रोथ ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा की ग्रोथ को भी ज़्यादा करता है और हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन को भी ज़्यादा करता है। जो सिक्रेटिन होता है वो एस सेल से सिक्रीट होता है और ये पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को ज़्यादा कर देता है और बाइल एसिड की सिक्रीशन को भी ज़्यादा कर देगा। बाइल की सिक्रीशन को भी ज़्यादा करता है और बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को भी ज़्यादा करता है। गैस्ट्रिक एसिड का मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेटर जो होता है ना वो प्रोटीन्स होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तब रिलीज होता है जब आपके स्टमक के अंदर प्रोटीन ज़्यादा आती हैं। हिस्टामीन से, वेगल स्टिमुलेशन से जिसमें आपकी स्टाइलकोलिन होती है, जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, ये सब चीज़ें आपकी गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देती हैं। लेकिन जो मोस्ट पोटेंट है ना वो प्रोटीन्स है और सोमैटोस्टैटिन और GIP और प्रोस्टाग्लैंडिन्स और सेक्रेटिन ये सारे इनहिबिट करते हैं आपके गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को। इनहिबिट हो जाता है जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है ना वो या गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाती है सेक्रेटिन से, प्रोस्टाग्लैंडिन से, GIP से
और सोमैटोस्टैटिन से। और जो हिस्टामीन जो होती है और जो वेगल स्टिमुलेशन होती है, वेगल स्टिमुलेशन हो गई, हिस्टामीन हो गई, और जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है वो आपके गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देता है। लेकिन मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस होती हैं प्रोटीन्स होती हैं। जब प्रोटीन्स आपके स्टमक के अंदर आएंगी तो गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, ताकि प्रोटीन्स के डाइजेशन हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो, पैराइटल सेल्स ऑफ द जो स्टमक के फंडस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और फिर पेप्सिन जिनको अंदर पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है। लीवर हमारा ओनली ऑर्गन है जो कि यूरिया की फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। लीवर एक ओनली ऑर्गन है जिसमें से यूरिया की प्रोडक्शन होती है। हाईएस्ट अल्कलाइन पीएच पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस की होती है। जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन होती है उनकी पीएच बहुत ज़्यादा होती है, अल्कलाइन पीएच होती है, ठीक है। हाई अल्कलाइन पीएच हमारी पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस की होती है। और जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन हमारी पर डे होती है ना 1500 ml हमारे पास, मतलब कि 1.5 लीटर 1500 ml एक दिन में जो आपकी पैंक्रियाज की सिक्रीशंस होती हैं। पैंक्रियाटिक सिक्रीशन में आपकी ट्रिप्सिन, लाइपेज, प्रोटीएजेस और एमाइलेज होती हैं। पैंक्रियाटिक सिक्रीशन के अंदर रिच इन वाटर होती हैं और ये सेक्रेटिन को रिस्पॉन्ड करती हैं। एंजाइम रिच सिक्रीशन जो होती है ना वो अंडर द कंट्रोल ऑफ कोलेसिस्टोकाइनिन होती है। जो एंजाइम रिच सिक्रीशन होती है वो कोलेसिस्टोकाइनिन के कंट्रोल के अंदर होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है पैंक्रियाज था वो कोलेसिस्टोकाइनिन इंक्रीज कर रहा था पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस को। एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस को ज़्यादा कर देता है जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है। कोलेसिस्टोकाइनिन जो है एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को ज़्यादा कर रहा था। और जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन होती है उसके अंदर रिच इन वाटर होती हैं और ये रिस्पॉन्ड करती हैं, सिक्रीट होती हैं इन रिस्पॉन्ड टू सेक्रेटिन, ठीक है। सेक्रेटिन जो होता है ना वो भी पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को ज़्यादा कर देता है। और जो पैंक्रियाज की जो सिक्रीशन होती है ना उसके अंदर ट्रिप्सिन होती है, एंजाइम एक लाइपेज एंजाइम होती है, एमाइलेज होती है, और लाइपेज एमाइलेज तो हमें याद रहेंगी, ठीक है। साथ ट्रिप्सिन और प्रोटीएजेस भी पैंक्रियाज से सिक्रीशन होती है, लेकिन इनकी जो पीएच होती है ना वो अल्कलाइन पीएच होती है पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस की। और 1500 ml पर डे जो होती है ना वो पैंक्रियाज से सिक्रीशन प्रोड्यूस होती है। जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है वो प्रोड्यूस होता है पाइलोरिक एंट्रम से। पाइलोरिक एंट्रम या जो स्टमक की एंट्रम होती है, जी सेल्स होते हैं ना वो एंट्रम के अंदर होते हैं जो कि गैस्ट्रिन की हार्मोन की प्रोडक्शन कराते हैं। जो सेक्रेटिन होता है ना वो एस सेल से प्रोड्यूस होता है और एस सेल्स ड्यूडेनम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेक्रेटिन हार्मोन एस सेल से प्रोड्यूस हो रहा था। और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टाइड होता है जो कि ग्लूकोज लोड को ज़्यादा कर रहा था वो ड्यूडेनम से और जेजुनम से रिलीज़ हो रहा था। और जो जीआईपी होता है ना वो स्टमक से गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को भी डिक्रीज़ करता है, गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करता है और ग्लूकोज लोड को ज़्यादा कर देता है। सोमैटोस्टैटिन था जो कि इनहिबिट करता है कोलेसिस्टोकाइनिन को भी और गैस्ट्रिन को भी, वो डी सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा से भी सिक्रीट होता है। और जो गैस्ट्रिन हार्मोन था वो जी सेल्स ऑफ द एंट्रम ऑफ द स्टमक से रिलीज हो रहा था और ड्यूडेनम से भी रिलीज होता है। जो सेक्रेटिन होता है ना वो एस सेल से, एस से सेक्रेटिन, एस से एस सेल से, ड्यूडेनम के एस सेल से सिक्रीट होता है। और जब हाइड्रोजन आयन आपके ड्यूडेनम के अंदर आता है ना, ये जब ड्यूडेनम की पीएच डिक्रीज कर जाती है, मतलब जब एसिड आपके ड्यूडेनम के अंदर आएगा तो सेक्रेटिन ने रिलीज होना होता है। और सेक्रेटिन का काम क्या होता है कि ये बाइकार्बोनेट को ज़्यादा कर देता है, वाटर की सिक्रीशन को ज़्यादा कर देता है और बाइल की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देता है। जब फैटी एसिड आते हैं ड्यूडेनम के अंदर तो भी सेक्रेटिन रिलीज होता है और जब हाइड्रोजन आयन ड्यूडेनम के अंदर आते हैं तो भी सेक्रेटिन प्रोड्यूस होता है और ये बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन कराता है पैंक्रियाज से। ये गैस्ट्रिक हाइड्रोजन आयन को कम कर देता है, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को भी कम करता है। अब सेक्रेटिन ने क्या करना है कि हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन को, या जो गैस्ट्रिक हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन होती है उसको कम करता है और गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को कम करता है और इंसुलिन की सिक्रीशन को ये ज़्यादा कर देता है। हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर ग्लूकागॉन भी ज़्यादा हो जाता है और सेक्रेटिन भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है ना तो इंसुलिन रिलीज होती है और जो सेक्रेटिन होता है वो भी इंसुलिन के रिलीज कराता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर ग्लूकागॉन के लेवल भी ज़्यादा हो जाते हैं और सेक्रेटिन के लेवल भी ज़्यादा हो जाते हैं और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ग्लूकागॉन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, अब आ जाएगा जो सेक्रेटिन था वो एस सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम से सिक्रीट हो रहा था। सेक्रेटिन एस सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम से सिक्रीट होता है और जब हाइड्रोजन आयन आपके ड्यूडेनम के अंदर आता है, जब फैटी फूड या फैटी एसिड्स आपके ड्यूडेनम के अंदर आते हैं तो सेक्रेटिन रिलीज होता है। इसका काम क्या है, इसने अल्कलाइन सिक्रीशन प्रोड्यूस करनी है, मतलब एसिड आ गया अब आपके स्टमक के अंदर, आपके ड्यूडेनम के अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा आ गया या पीएच कम हो गई आपके ड्यूडेनम की, तो उसने बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन करानी है पैंक्रियाज से और बाइल एसिड की प्रोडक्शन कराते हैं, वाटर की सिक्रीशन कराता है और साथ ही गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ कर देता है। और ये गैस्ट्रिक एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा होता है जी सेल से या गैस्ट्रिन से, जो गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको इनहिबिट करता है। साथ हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर भी सेक्रेटिन ज़्यादा हो जाता है और ये इंसुलिन की सिक्रीशन को भी ज़्यादा करता है और गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करता है। सब्सटेंसेस जो कि रिलैक्स कर देते हैं आपके लोअर इसोफेगस को, स्टमक को, गॉलब्लैडर को, इंटेस्टाइन को, दैट इज वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। हमने पढ़ा था जो वीआईपी था वो जो है वो स्टमक की मोटिलिटी को भी डिक्रीज़ करता है, इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी को भी डिक्रीज़ करता है और लोअर इसोफेगस का जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर था उसको रिलैक्स कर रहा था, तो ये लोअर इसोफेगस को भी रिलैक्स करता है, स्टमक को भी रिलैक्स करता है और गॉलब्लैडर इंटेस्टाइन्स को भी रिलैक्स करता है। सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड की वजह से। अब जो गैस्ट्रिन हार्मोन है उसकी सिक्रीशन इनहिबिट हो जाती है सोमैटोस्टैटिन से, ठीक है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन सोमैटोस्टैटिन से इनहिबिट होती है।
सोमैटोस्टैटिन गैस्ट्रिन की गैस्ट्रेट सिक्रीशंस को इनहिबिट कर देता है। सोमैटोस्टैटिन का पैंक्रियाटिक फिस्टूला के अंदर इसलिए रोल होता है कि ये सिक्रीशन को डिक्रीज़ करता है। पैंक्रियाटिक फिस्टूला वाले पेशेंट्स के अंदर हम सोमैटोस्टैटिन देते हैं ताकि पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस को डिक्रीज़ कर सकें, या सिक्रीशंस जो ओवरऑल हो रही होती हैं उनको डिक्रीज़ करने के लिए पैंक्रियाटिक फिस्टूला वाले पेशेंट्स के अंदर हम सोमैटोस्टैटिन देते हैं। पैरासिम्पैथिक फंक्शन क्या होता है कि जो पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन होती है ना, वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करती है। जो बेसिकली हमारे जो पैरासिम्पैथिक सिस्टम है ना, वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को कंट्रोल करे, हमारी सारी GI2 को कंट्रोल कर रहा है। तो स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करके फूड आपकी आगे से आगे मूव करती है। तो जो पैरासिम्पैथिक फंक्शन होता है वो रिलैक्स करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्फिंक्टर्स को। जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना GI2 स्मूथ मसल्स की, वो स्पॉन्टेनियस कैल्शियम चैनल्स की वजह से होती है। कॉन्ट्रैक्शन हमेशा कैल्शियम की वजह से होती है। तो हमारे स्मूथ मसल्स जो होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के, उनके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन जो रही है वो कैल्शियम की स्पॉन्टेनियस कैल्शियम चैनल्स की वजह से होती है। फंडस ऑफ द स्टमक के अंदर 3 लेयर्स होती हैं मसल्स की। सोमैटोस्टैटिन जो है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को भी इनहिबिट कर रहा था। अब सोमैटोस्टैटिन किन किन चीज़ों को इनहिबिट करता है? जो सोमैटोस्टैटिन होता है वो गैस्ट्रिक एसिड को भी इनहिबिट करता है, पेप्सिनोजन की सिक्रीशन को भी डिक्रीज़ करता है, पैंक्रियाटिक और स्मॉल इंटेस्टाइन के फ्लूइड्स को भी डिक्रीज़ करता है, गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज़ करता है, और इंसुलिन और ग्लूकागॉन की रिलीज़ को भी इनहिबिट करता है। सोमैटोस्टैटिन जो होता है ना, वो हमारे पास 2 तरह का होता है, एक पैंक्रियाटिक होता है और एक गट सोमैटोस्टैटिन होता है। जो हमारी अब सोमैटोस्टैटिन का काम क्या है कि इसने ग्रोथ हार्मोन को भी इनहिबिट करना होता है, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को भी इनहिबिट करता है। मोस्ट पोटेंट इनहिबिटर होता है इंसुलिन का। इंसुलिन का जो मोस्ट पोटेंट इनहिबिटर होता है वो सोमैटोस्टैटिन होता है। पैंक्रियाटिक फिस्टूला वाले पेशेंट्स के अंदर हम सोमैटोस्टैटिन देते हैं ताकि हम सिक्रीशंस को इनहिबिट कर सकें। पैंक्रियाटिक सोमैटोस्टैटिन जो होता है ना, वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन को इनहिबिट करता है, क्योंकि जो इंसुलिन जो होता है वो बीटा सेल्स होता है पैंक्रियाज से सिक्रीट होती है, और जो ग्लूकागॉन होता है वो अल्फा सेल्स होता है पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है। और जो हमारी गट का सोमैटोस्टैटिन होता है ना, वो गैस्ट्रिन को भी इनहिबिट करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन को भी इनहिबिट करता है, और साथ ग्रोथ हार्मोन को भी इनहिबिट कर रहा था। उसके बाद आता है गैस्ट्रिक पाइलोरस। गैस्ट्रिक पाइलोरस के अंदर जो है म्यूकस सेल्स होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो म्यूकस सेल्स होते हैं ना, वो एंट्रम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंट्रम के अंदर प्रेजेंट होंगे, या फिर पाइलोरिक एंट्रम के अंदर या पाइलोरस के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस सेल्स होते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक पाइलोरस के अंदर जो है म्यूकस सेल्स होते हैं, और म्यूकस सेल्स गैस्ट्रिक पाइलोरस के अंदर होते हैं या फिर एंट्रम के अंदर होते हैं। म्यूकस और पेप्सिनोजन को सिक्रेट कराते हैं। जो चीफ सेल्स थे वो फंडस के अंदर थे, और जो पैराइटल सेल्स थे वो भी फंडस के अंदर थे और बॉडी के अंदर थे, और जो ज़ाइमोजन सेल्स होते हैं वो भी फंडस के अंदर होते हैं। उसके बाद स्लाइवा जो होता है ना, वो आयरन की यूटिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है माइक्रोब से, क्योंकि उसके अंदर लैक्टोफेरेन एंजाइम होती है। जो स्मॉल वेव्स हमें मिलती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के स्मूथ मसल्स के अंदर, वो ऑसिलेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स होते हैं। ठीक है, और ऑसिलेटिंग RMPs की वजह से हमें स्मॉल वेव्स मिलती हैं। स्मॉल वेव्स हमें मिलती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि ऑसिलेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होते हैं। ड्यूडेनम की जो एसिडिफिकेशन होती है ना, उसकी वजह से गैस्ट्रिक एम्पेटिंग डिले हो जाती है। अगर ड्यूडेनम के अंदर एसिड आ जाएगा या ड्यूडेनम के अंदर एसिडिफिकेशन हो जाएगी तो गैस्ट्रिक एम्पेटिंग डिले हो जाएगी। मतलब सिग्नल जाएंगे कि मजीद जो है ना स्टमक से एसिड ना आए ड्यूडेनम के अंदर, तो ड्यूडेनम के एसिडिफिकेशन की वजह से गैस्ट्रिक एम्पेटिंग जो होती है वो डिले हो जाती है। हमने पहले भी पढ़ा कि जब ड्यूडेनम के अंदर हाइड्रोजन आयन आते हैं तो सेक्रेटिन रिलीज होता है, और सेक्रेटिन का काम क्या होता है कि गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को इनहिबिट करना। ठीक है, तो जब ड्यूडेनम के अंदर जब एसिड आएगा या हाइड्रोजन आयन ड्यूडेनम के अंदर आएंगे, मतलब कि ड्यूडेनम की एसिडिफिकेशन होगी, तो गैस्ट्रिक एम्पेटिंग जो होती है वो डिले हो जाती है, क्योंकि जो सेक्रेटिन फिर रिलीज होता है, सेक्रेटिन क्या करता है हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन को डिक्रीज कर देता है, और आपकी गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को भी डिले करेगा, और साथ जो है ना ये बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को ज़्यादा कर देता है। पैंक्रियाज की ऐसी कौन सी एंजाइम होती है जो फैट्स की डाइजेशन करती है? दैट इज लैपेज। लैपेज एक ऐसी एंजाइम है जो कि फैट की डाइजेशन करती है। जो एमाइलेज थी ना, वो हमारे स्टार्च के लिए या कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होती है, स्टार्च की डाइजेशन करती है। जो लैपेज होती है फैट डाइजेशन करती है, और जो प्रोटीजेज होती हैं प्रोटीन्स की डाइजेशन करती हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो पैंक्रियाज होती है ना, उसे हमारे पास लैपेजेस प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए ट्रिप्सिन भी होती है, और प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए प्रोटीएजेस भी होती हैं। और एमाइलेज जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की डाइजेशन करती है, और जो लाइपेजेस होती हैं वो फैट्स की डाइजेशन करती हैं, और पैंक्रियाज से सिक्रीट होती हैं। एक्टिविटी विच पुश द फूड फॉरवर्ड इन द इसोफेगस। ठीक है, जो प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस होती है वो इसोफेगस के अंदर फूड को आगे लेके जाती है। प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस की वजह से फूड आपकी फॉरवर्ड मूव करती है इसोफेगस के अंदर। फैट की डाइजेशन जो होती है वो इमल्सिफिकेशन से भी होती है, बाइल सॉल्ट से भी होती है, बाइकार्बोनेट से भी होती है, और लाइपेजेस से भी होती है। ठीक है, जो इमल्सिफिकेशन से, बाइल सॉल्ट से, बाइकार्बोनेट्स और लाइपेजेस से फैट की डाइजेशन होती है। एट्रोपिन इनहिबिट कर देती है स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन को। जो एट्रोपिन होती है ना, स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन मेनली जो होती है ना, वो हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक कोलिनर्जिक सिम्पैथेटिक सिस्टम के कंट्रोल के अंदर होती है, और जो एट्रोपिन होती है वो इनहिबिट कर देती है आपके कोलिनर्जिक सिस्टम को। ठीक है, तो एंटी मस्क्रेनिक होती है, एंटी कोलिनर्जिक होती है जो एट्रोपिन होती है। तो एट्रोपिन जो होती है स्वेट ग्लैंड्स की सिक्रीशन को इनहिबिट करती है, क्योंकि जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ना वो कोलिनर्जिक सिम्पैथेटिक होते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक कोलिनर्जिक सिम्पैथेटिक होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, और स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन इनहिबिट हो जाती है एट्रोपिन से। आपको स्वेटिंग नहीं होगी अगर तो एट्रोपिन आप दे रहे हो। ठीक है, एट्रोपिन जो होती है वो स्वेटिंग को इनहिबिट करती है, एट्रोपिन स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन को इनहिबिट करती है। पैरासिम्पैथिक एक्शन की वजह से आपके स्फिंक्टर्स ओपन हो जाते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं पैरासिम्पैथिक इफेक्ट्स की वजह से।
अब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन जो कि बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन कराता है, वाटर की सिक्रीशन कराता है, लिवर से और बाइल एसिड की प्रोडक्शन कराता है, दैट इज सेक्रेटिन। सेक्रेटिन हमने पढ़ा था कि बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन कराता है, स्टिमुलस होता है, बाइकार्बोनेट को ज़्यादा करता है, वाटर की सिक्रीशन कराता है, साथ बाइल की प्रोडक्शन भी कराता है। ठीक है, सिक्रेटिन जो होता है ना वो पैंक्रियाटिक बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को ज़्यादा कर देता है, गैस्ट्रिक एसिड को कम कर देगा और बाइल की सिक्रीशन को भी ज़्यादा कर देता है। जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है ना वो गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को डिले करता है। अब दो तरह के होते हैं, एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना उसने क्या करना है, वो हम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के अंदर यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो है डायरिया कराता है। और जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम देते हैं अपसेट स्टमक के अंदर, इंडाइजेशन के अंदर, क्रॉनिक डायरिया वाले पेशेंट के अंदर, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो डायरिया कराएगा। ठीक है, तो डायरिया वाले पेशेंट्स के अंदर हम देते हैं क्योंकि कॉन्स्टिपेशन कराते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और ये हम डायरिया वाले पेशेंट्स के अंदर देते हैं। तो AD से याद रख लें कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम डायरिया वाले पेशेंट्स के अंदर देंगे और ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह कराता है। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो हम कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स के देते हैं, CM या MC से याद रख लें कि ताकि इसको हम देते हैं कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स के अंदर क्योंकि ये डायरिया कराता है। जो वेजिटेटिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड होता है ना वो स्टमक और गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज कर देता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि स्टमक और गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करता है, रिलैक्स करता है लोअर इसोफेगस को, स्टमक को, गाल ब्लैडर को और हमारी इंटेस्टाइन्स को भी। अगर तो पैराइटल सेल्स का लॉस हो जाता है ना तो इसका मतलब है कि आपके फंडस जो है स्टमक की वो डैमेज हुई है। स्टमक ऑफ द फंडस से डैमेज होने की वजह से पैराइटल सेल का लॉस हो जाता है, स्टमक की मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी ज़्यादा करता है, दैट इज कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन हमने पढ़ा था डिलेड गैस्ट्रिक एम्पेटिंग कराता है और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को ज़्यादा कर देता है। कोलेसिस्टोकाइनिन जो होती है वो और जो गैस्ट्रिन हार्मोन था वो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को भी ज़्यादा करता है और स्टमक की मोटिलिटी को भी ज़्यादा करता है। और जो सिक्रेटिन होता है ना वो स्टमक की मोटिलिटी को भी कम करता है और इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को भी कम करता है। ठीक है, अब सिक्रेटिन ने क्या करना है, दोनों चीज़ों को कम करना है, आपके स्टमक की मोटिलिटी को भी कम करना है, आपके इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को भी कम करना है। जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है वो स्टमक की मोटिलिटी को तो ज़्यादा करता है लेकिन इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को जो है वो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को भी ज़्यादा करता है। और जो कोलेसिस्टोकाइनिन होते हैं इसके एक में ज़्यादा एक पे कम इफेक्ट है कि स्टमक की मोटिलिटी को तो कम करता है लेकिन इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को ज़्यादा करता है। अब एंटेरोकाइनेसिस होती है ना उनको ये कन्वर्ट करती हैं ट्रिप्सिनोजिन को। ट्रिप्सिन के अंदर जो ट्रिप्सिन होती है वो हमारी प्रोटीन्स की डाइजेशन कराती है। एंटेरोकाइनेसिस क्या करती है, आपकी पेंक्रियाज से जो ट्रिप्सिनोजिन होती है ना उसको पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। और जो चीफ पैंक्रियाटिक एंजाइम जो कि प्रोटीन डाइजेशन के लिए होती है वो ट्रिप्सिन होती है। अब एक पेशेंट है उसका एनीमिया डेवलप हो गया गैस्ट्रेक्टमी के बाद, तो कौन से सेल जो है ना वो इन्वॉल्व होंगे, तो पैराइटल सेल्स इन्वॉल्व होंगे क्योंकि पैराइटल सेल्स होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर को और विटामिन साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेशन कराते हैं। तो जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा और अल्टीमेटली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा पेशेंट को और पैराइटल सेल्स का लॉस होगा फंडस ऑफ द स्टमक से। स्लाइवा की प्रोडक्शन जो होती है ना वो पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन से इंक्रीज हो जाती है। अब हमने पढ़ा था कि जो एक तो वेजिटेटिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड था वो भी स्लाइवा की प्रोडक्शन करा रहा था और साथ जो है वो पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन से भी स्लाइवा की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, स्लाइवा जो होता है ना वो पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन के अंदर प्रोड्यूस होता है और अगर पेशेंट कोई ड्राई फ्रूट्स खा रहा होगा तो उसका सीरियस स्लाइवा हो जाता है। आयरन की एब्जॉर्प्शन गट के अंदर होती है सिट्रस फ्रूट से। अगर आप बहुत ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स लोगे ना तो उससे आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। कोबालामिन ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के अंदर ट्रांसकोबालामिन 2 के थ्रू। जो हमारा विटामिन B12 होते हैं उसकी ट्रांसपोर्ट जो होती है वो ट्रांसकोबालामिन 2 के थ्रू होती है। ब्रूनर्स ग्लैंड्स जो होते हैं वो ड्यूडेनम के अंदर होते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड जो होते हैं BD से निमोनिक है इसका कि ब्रूनर्स ग्लैंड जो होते हैं वो ड्यूडेनम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की मैल एब्जॉर्प्शन हो जाती है जब आपकी इंटेस्टाइनल लैक्टेजेस नहीं होंगी। लैक्टोज इंटॉलरेंस है क्योंकि इंटेस्टाइनल लैक्टेज एब्सेंट है जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट की मैल एब्जॉर्प्शन हो जाती है। लैक्टेज की डेफिशिएंसी की वजह से कार्बोहाइड्रेट की मैल एब्जॉर्प्शन हो जाती है। जो मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस है गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन का वो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है। पैंक्रियाटिक सिक्रीशन आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं तो क्या होगा कि आप ट्राइग्लिसराइड्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि जो पैंक्रियाज से ना मेनली आपकी लाइपेजेस रिलीज हो रही होती हैं। ठीक है, लाइपेजेस रिलीज होती हैं जो कि आपकी फैट की डाइजेशन कराती हैं। तो जब पैंक्रियाज की सिक्रीशन कॉम्प्रोमाइज़ होती है ना तो फैट्स की डाइटरी ट्राइग्लिसराइड्स की डाइजेशन नहीं होती है। और डेफिशिएंसी ऑफ द ब्रश वाटर एंजाइम्स की वजह से क्या होता है कार्बोहाइड्रेट की मैल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। लैक्टेज जो होती है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये ब्रश वाटर एंजाइम होती है, अगर लैक्टेज की डेफिशिएंसी होगी तो कार्बोहाइड्रेट मैल एब्जॉर्प्शन हो जाती है। जो इंटेस्टाइन्स का बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम होता है ना वो चेंज हो जाता है जब आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं सर्कुलेशन के अंदर, क्योंकि हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के अंदर होता है इंटेस्टाइन का जितना भी बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम है। तो इंटेस्टाइन्स को जो बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम होता है वो ऑल्टर कर जाता है जब आपके हार्मोन सर्कुलेशन के अंदर ऑल्टर करेंगे। जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है हमने पढ़ा था कि आई सेल्स होते हैं ड्यूडेनम और जेजुनम से रिलीज हो रहा था और ये गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को डिले करता है जब फैटी मील आप लेते हो। ठीक है, तो इसलिए पेशेंट को फैटी मील लेने के बाद या किसी ने फास्ट फूड खाई और उसके बाद उसको ब्लॉटिंग स्टार्ट होगी तो वो भी कोलेसिस्टोकाइनिन की वजह से होती है। फैटी मील के रिस्पॉन्स में गैस्ट्रिक एम्पेटिंग
गैम्पेटिंग को डिक्रीज़ कर देता है कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन इंक्रीज़ करता है पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को, इंक्रीज़ करता है गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को, पैंक्रियास से सिक्रीशन को भी ज़्यादा करता है, कैल्शियम को भी ज़्यादा कर रहा था, गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन का पोटेंट स्टिमुलस होता है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को भी ज़्यादा करता है, लेकिन गैस्ट्रिक गैम्पेटिंग को डिक्रीज़ कर देता है और स्फिंक्टर ऑफ ऑडी की भी रिलैक्सेशन कराता है। अगर इलियम को रिसेक्ट कर देंगे मोर देन 100 सेंटीमीटर तो बाइल सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। हमने पढ़ा था कि जो सोडियम बाइल सॉल्ट्स जो ट्रांसपोर्टर होता है वो इलियम के अंदर होता है, और जो बाइल सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन होती है वो भी इलियम से होती है। बाइल सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो इलियम से होती है। अगर आप 100 सेंटीमीटर इलियम को रिसेक्ट कर दोगे तो बाइल सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। और सोडियम बाइल सॉल्ट ट्रांसपोर्टर जो होता है वो भी इलियम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर आप इलियम को रिसेक्ट करोगे ना, तो एक तो टर्मिनल इलियम को रिसेक्ट करने से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, और इलियम की अगर 100 सेंटीमीटर रिसेक्शन करोगे तो बाइल सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो होती है ना, वो स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेशन होती है, स्लो वेव बाय द कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम की वजह से जो है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होती है। हमने पढ़ा था कि जो जीआईटी ट्रैक के जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो स्पॉन्टेनियस कैल्शियम की रिलीज की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, इंटेस्टाइनल जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी जीआईटी स्मूथ मसल्स की, वो स्पॉन्टेनियस कैल्शियम चैनल्स की वजह से हो रही थी। तो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी भी स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेशन होती है स्लो वेव की कैल्शियम से।